वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में पहाड़ों से गिरे मलबे और चट्टानों के नीचे यात्रियों से भरी एक बस दब गई है। यही वो तस्वीर है जिसमें आप देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिर रही हैं और मलबे की शक्ल में उसके बाद धुएं का ये गुबार जब ऊपर से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरका और नीचे आया तो उसके बाद मलबे में सब कुछ तब्दील हो गया। और इसी बीच एक यात्री बस के भी इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मलबे में 40 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई है। करीब 40 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में उस वक्त की घटना कैद हो गई है जिस वक्त लैंडस्लाइड हो रहा था, पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा नीचे की ओर गिर रहा था। दूसरी तस्वीर में आप एक कार को देख रहे हैं जो कि इस मलबे के सामने बौना नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक यात्री बस इस मलबे में दब गई है। अंदाजा लगाइए कि कितना मलबा पहाड़ का गिरा होगा, कितना बड़ा हिस्सा पहाड़ का गिरा होगा जो कि एक पूरे यात्री बस को अपने अंदर समेट लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको कहीं भी वो बस नजर नहीं आएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि उस बस में सवार लोग उस मलबे में दब चुके हैं। इसके अलावा छोटी सी एक गाड़ी नजर आ रही है। ये देखिए आपको दूसरे वीडियो, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर वीडियो भी बना रहे थे तो वीडियो का एक हिस्सा ये भी सामने आया है जिसमें कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरा है। और ये देखिए, ये लोग रिकॉर्ड जब कर रहे थे उस समय की तस्वीरें हैं। देखिए नीचे धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है, लेकिन दरअसल ये मलबे की वजह से दिख रहा है। वो देखो बस बची, बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो अभी और कट ही रहा है ये, है ना। उसको पटवा 2 मिनट बच गए। मैं तो पैदल ही आया था, पता नहीं। वो देखो बस बची, बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो अभी और कट ही रहा है ये, पता नहीं। वो देखो बस बची। पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन नीगुसराय के पास पहाड़ के नीचे वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना की हो सकता है छोटी गाड़ी भी हो, ऐसे भी इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से हाथ बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। सर, सरकार ने स्कूल बंद करने की ऑर्डर किए हैं, क्या ऑर्डर्स हैं, किस तरह से मैनेज होगा सर? अभी तो हमने 22 तारीख तक, क्योंकि अभी पिछले कल हमने कैबिनेट की बैठक में कोविड सिचुएशन को रिव्यू किया। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अब तक क्या कुछ और जानकारी, लेटेस्ट खबर क्या कुछ निकलकर सामने आई है? क्या पता चल पाया कि कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए? देखिए, जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 40 से ज्यादा लोग जो है मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो बसें हैं वो बसों की संख्या भी 2 हो सकती है, क्योंकि ये मलबा तकरीबन 50 से 100 मीटर के एरिया में गिरा है और उसमें अभी तक स्थिति बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि खासा जानो माल का नुकसान इसमें हो सकता है। और इस जो स्पॉट है अभी वहां तक राहत और बचाव दल की टीमें पहुंच गई हैं। बहुत जल्द तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं बेहद डराने वाली है, विचलित करने वाली है कि इसमें जो बस दबी हुई थी वो पूरी तरीके से बिल्कुल पहाड़ के जड़ में है और चपेट में आ गई है। ये नेशनल हाईवे है जो कि चाइना बॉर्डर से हिमाचल को जोड़ता है। शिमला से जो चाइना बॉर्डर को तरफ जाता है, चौरा में नेशनल हाईवे है, चौरा जगह है ये, रामपुर बुशहर से आगे जहाँ पर ये हादसा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं रिमोट एरिया है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है। अगर घायलों को सत्येंद्र, एक बार ये वीडियो लोगों को दिखाते हैं और ये आवाज जरा सुनिए, दहशत होगी सुनकर। पता नहीं। वो देखो बस बची, पता नहीं। वो देखो बस बची,
बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो, वो देखो अभी और कट ही रहा है ये, है ना। 2 मिनट बच गए, मैं तो पैदल ही आया था। पता नहीं। वो देखो बस बची है, बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो, सत्येंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, हालांकि जो लोग वीडियो शूट कर रहे हैं वो थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक बार वो कह रहे हैं कि वो देखो बस बची, फिर कह रहे हैं कि अभी और पत्थर जो है वो गिर रहा है। तो स्थिति जो है अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि क्या वाकई बस जो है वो मलबे के नीचे आ गई है। एक बस थी या 2 बस थी, और कार भी थे तो कितने कार थे? देखिए, ये जो दृश्य हमको दिखाई दे रहे हैं और जो आवाज से आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे एक चीज बिल्कुल साफ होती है कि ये वीडियो काफी दूर से बनाया गया है, और जो लोग दूर से हैं वो भी अंदाजा लगा रहे हैं कि बस इसके नीचे आ गई है। और ये जो है बिल्कुल एकदम मोड़ है, और जो जिस तरीके से ये लैंड स्लाइडिंग हुआ है मोड़ है, तो इन्हें एक बस दिखाई दे रही है, आगे क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तीखे मोड़ एकदम होते हैं पहाड़ पर, और बिल्कुल ये पहाड़ की जड़ में है। ये पहाड़ बिल्कुल ऐसा है कि इसके जो पत्थर है वो कहीं ना कहीं हाईवे से ऊपर होते हैं, और जो वाहन नीचे से निकलते हैं तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो पत्थर दिखाई देते हैं। तो जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ है, इसमें बहुत जानो माल का नुकसान की अभी आशंका जताई जा रही है। हालांकि भगवान से दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है वो तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि ये हादसा बहुत बड़ा है। और अभी राहत और बचाव दल की टीमें यहाँ पर पहुंच गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि बचाव का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, और इस जगह की मैं बात करूं, चौड़ा ये जगह है, यहाँ से शिमला से भी तकरीबन 8 से 10 घंटे आगे का रास्ता है। तो जाहिर सी बात है, रिमोट एरिया होने की वजह से काफी दिक्कतें भी यहाँ पर राहत और बचाव में आ सकती हैं, क्योंकि पास में कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर जो घायल निकलते हैं उनको कहाँ लेकर जाया जाएगा? पास में रामपुर बुशहर है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं। अगर शिमला तक लोगों को लाया जाता है तो उसमें खासा वक्त लग सकता है। लिहाजा जो है सरकार के सूत्रों से ये भी बताया जा रहा है कि सरकार राहत और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि ये हाल फिलहाल में देखिए जो दुर्घटनाएं हुई हैं, देखिए सिरमौर में भी किस तरह से पहाड़ का पूरा हिस्सा नीचे आ गया था। आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरा हाईवे पर पहाड़ का ये मलबा आ गया था। ये भी बेहद डराने वाली खौफनाक तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर आपको हम किन्नौर की दिखा रहे हैं, जहां पर चट्टान टूटने के बाद देखिए क्या वहां पर हाहाकार मचा था, किस तरह से चट्टानें ऊपर से टूट कर नीचे आ रही थी, और ये ब्रिज जो है ये देखते ही देखते टूट गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी, एक डॉक्टर थी, उनकी मृत्यु हो गई थी इसी हादसे में। और ये आज की तस्वीर है जो कि अपने आप में खौफ पैदा करती है। किन्नौर की तस्वीर है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की, जहां पर बताया जा रहा है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नीचे खाई की तस्वीरें देख रहे हैं। सत्येंद्र, लगातार देखिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर जब भी आप जाइए तो अक्सर जो यहाँ दिख भी रहा है कि एक तरफ जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक तरफ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ें आपको दिखाई देंगी, चट्टानें दिखाई देंगी, लेकिन दूसरी तरफ एकदम खाई दिखाई देता है जो कि अपने आप में बहुत डराता है। और ये तस्वीर देख करके ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरफ पहाड़ होगा वहां से लैंडस्लाइड हुआ होगा और पूरा मलबा नीचे आया होगा और बस कहीं ना कहीं नीचे ना चली गई हो खाई में। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी आशंकाएं बनी हुई है, और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, हिमाचल गवर्नमेंट ने बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की हुई है, और स्थानीय लोगों से भी और टूरिस्टों से भी इस समय में बाहर कम से कम निकलने की जो है एडवाइजरी हिमाचल गवर्नमेंट ने दी है। और ये जो जगह है किन्नौर का जो इलाका है, अगर इसी आगे आप थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं तो वहाँ पर ये पहाड़ कहीं ना कहीं मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि जो टेरेन बदल जाता है। और जो सिरमौर में अभी हमने जो दृश्य दिखाया है वो पहाड़ अलग तरह का पहाड़ है, उसके अंदर रेता मिक्स होता है, लेकिन जो किन्नौर का जो पर्टिकुलर बात करें इसमें बहुत ज्यादा जो है पत्थर होते हैं और बहुत ज्यादा भारी होता है। बिल्कुल सत्येंद्र, और पहाड़ों में भी
देखिए, आपको उसी जगह के आपको हम तस्वीरें एग्जैक्टली दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। आप आराम से समझ सकते हैं, देखिए इन तस्वीरों को देखकर कि किस तरह से पहाड़ का एक हिस्सा जो है ऊपर से, देखिए अब यहां पर एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी पहुंच गई है, हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो भी यहां पर पहुंच गई है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन बस अब शुरू ही होने वाला है। यहां पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं राहत बचाव के कार्य के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस जगह पर यह पूरा हादसा हुआ है, सिरमौर में किस तरह से ये पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा, जिसके बाद मलबे में तब्दील होकर के नीचे आया और उस मलबे में बस जो है वो समा गई है। यात्री बस बताया जा रहा है कि वो दब गई है, जिसमें 40 से ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं, 1 या 2 छोटी कारें भी उसमें हो सकती है। सत्येंद्र, अब जो तस्वीरें आ रही है उसमें अब ये लग रहा है कि अब जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। हाँ जी, देखिए मैं बता रहा था कि जो ये जगह है वो काफी खतरनाक मोड़ भी है और पहाड़ भी है, और क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया था इससे रास्ता पूरा बाधित हो गया था। लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन की टीमें स्पॉट पर पहुंच गई हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 मिनट में कहीं ना कहीं रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो कंडक्टर है उसके फोन पर घंटी भी जा रही थी, लेकिन ड्राइवर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और साथ में जो कार फंसी हुई थी उसमें से एक आदमी हाथ का इशारा देकर बचाव की जो है मदद मांग रहा था, गुहार लगा रहा था। तो अभी बचाव दल वहां पर पहुंच गया है और पूरी स्थिति बहुत जल्दी साफ हो जाएगी कि इस हादसे में जो है कितना नुकसान हुआ है और कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है और कितने जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की ये तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं डरा रही हैं, विचलित कर रही हैं। बिल्कुल सत्येंद्र, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सवाल अब ये भी होता है कि इस तरह के टेरेन में, जो कि अपने आप में काफी मुश्किल है यहाँ पर काम कर पाना, ऐसे में जो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है किस तरह से वो अपना काम शुरू करेगी और कहां से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपर के हिस्से में जो हाईवे है वहां पर भी मलबा है और वो मलबा नीचे की तरफ भी आया है, जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लैंडस्लाइड है ये अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि लैंडस्लाइड जो हुआ था वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हुआ था। बिल्कुल, वो कभी भी हो सकता है, फिर हो सकता है। बिल्कुल, तो उसमें जो बचाव दल को और राहत बचाव दल को जो काम करना है उसको ये ध्यान में भी रख के करना है, क्योंकि जैसे ही मलबा हटाएंगे, मलबा कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है पहाड़ के साथ। अगर मलबे को हटाते तो ऊपर से दोबारा मलबा नीचे आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश बनी रहती है। तो लिहाजा इन सबको ध्यान में रखते हुए बड़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना होगा। और हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां पर शुरू कर दिया गया है। जो एक्सपर्ट की टीम है वो वहां पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इस सारी तस्वीर से पर्दा हट जाएगा और स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर कितना नुकसान हुआ है और कितने लोगों को इसमें बचाया जा सका है। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। ये पहली तस्वीर जब ऊपर से चट्टानें गिरनी शुरू हुई थी और किस तरह से चट्टानों के साथ पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ का नीचे आ गया और पूरा हाईवे जो है वो ढक गया इस मलबे में। साथ ही साथ ये बड़ा हिस्सा जो है पहाड़ का मलबे की शक्ल में नीचे भी खाई में भी चला गया है और इसलिए यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। एक तो ये जो भूभाग है, ये जो टेरेन है, अपने आप में ये काफी मुश्किल भरा टेरेन है। अब ऐसे में चूंकि अभी पहाड़ दरक ही रहे हैं, चट्टानें गिर ही रही है, इसीलिए बहुत संभव है कि और भी इस तरह के तस्वीरें सामने आए, इस तरह की घटना आगे भी हो सकती है। अब इसके मद्देनजर वहां पर जो सुरक्षा की टीम, वहां जो रेस्क्यू की टीम वहां पर मौके पर पहुंची है, उसके लिए रेस्क्यू करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। ये देखिए नीचे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल नीचे खाई, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, यानी कि ऐसे में हो सकता है कि बस जो है वो नीचे खाई में भी जा गिरी हो। यानी कि बहुत तरह की आशंकाएं हैं, बहुत तरह की संभावनाएं यहाँ पर है, कुछ भी हुआ हो सकता है। दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जब चट्टानें ऊपर से गिर रही थी नीचे, तो ये धुआं जो आप देख रहे हैं उसी मलबे का दरअसल आप धुआं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में पहाड़ से चट्टानें टूट कर गिर रही थी। पहाड़ का बड़ा बड़ा हिस्सा नीचे गिर रहा था। अब ऐसे में दूर से आप जो देख पा रहे हैं वो धुएं का गुबार, और हमारे संवाददाता लगातार सत्येंद्र जो बता रहे हैं, जिन्होंने ये रिकॉर्ड भी किया है, जिन लोगों की बातें भी आप बीच में सुन रहे थे, उसमें से एक शख्स एक ही
बस को देख पा रहा था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीछे से और एक बस आ रही थी, यानी कि बहुत संभव ये है कि इस हादसे में 2 बसेस भी हो सकता है मलबे में दबी हो। हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी राहत की अब जो खबर सामने आई है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बचाव दल यहां पर पहुंच चुका है, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है और अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन यहां पर यह देखना होगा, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि जो नियरेस्ट यहां पर जहां पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है वो है शिमला, और इस जगह से शिमला ले जाने, पहली बात तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना, रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना काम होता है वो देखना, और उसके बाद वहां से लोगों को निकाल करके 8 घंटे की दूरी पर शिमला ले जाना, फिर उनका इलाज होना, ये अपने आप में बहुत जटिल ऑपरेशन है। आपको हम ताजा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है, जो अब पहुंच चुकी है यहां पर रेस्क्यू करने के लिए। दूसरी तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर यह घटना घटी है। सत्येंद्र, ये अपने आप में देखिए अब सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल अपने आप में भय भी पैदा कर रहा है सत्येंद्र, कि यहां पर एक तो इन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, ऊपर से लोगों को जब अगर बाहर निकाल भी लिया जाता है तो उसके बाद 8 घंटे की जर्नी करके शिमला ले जाना और तब अस्पताल में एडमिट करना, बहुत बड़ा, एक तरह से कहिए कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है और डर भी। देखिए, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि तकरीबन 2:15 बज गए हैं और 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में अंधेरा बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, और ये जो जगह है दोनों इलाकों से दूर है, यानी कि रिमोट एरिया है, और इस एरिया में अगर राहत और बचाव दल को किसी तरह की जरूरत भी पड़ती है किसी सामान की, वो पहुंचाना और रसद लाना, वो भी कहीं ना कहीं टेढ़ा काम है। दूसरा, जैसा कि हमने बताया, शिमला से तकरीबन 8 से 10 घंटे का रास्ता है यहाँ का, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, राहत और बचाव काम एकदम जो है पटाख से इस काम को शुरू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पहाड़, जो मलबा ये गिरा हुआ है, इस मलबे को ऊपर तक सपोर्ट लगी हुई है। अगर नीचे से मलबे को एकदम हटाया जाता है तो ऊपर से एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने का खतरा बिल्कुल बरकरार रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी सावधानी, सूझबूझ और सतर्कता के साथ काम करना होगा। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर स्पॉट पर आपको दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पर पहुंच गई हैं अपने साजो सामान के साथ, क्योंकि इनकी एक्सपर्टी होती है, तो पूरे सामान के साथ एनडीआरएफ की टीमें पहुंची है। स्थानीय प्रशासन लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। हिमाचल के मुख्यमंत्री भी लगातार पल पल की जानकारी पूरे मामले की, हादसे की साथ साथ ले रहे हैं, और कंट्रोल रूम शिमला में बना दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी इस बात का है कि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत भयानक तरीके से डरा रही हैं, और जिस तरीके से पूरी की पूरी बस चपेट में आई है और बस का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, और एक जो ये ट्रक जैसे ये व्हीकल है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय की हालत में दिखाई दे रहा है, कि जो खत्म हो गया है। तो इसमें सवाल ये होता है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर थोड़ा टाइम और लगता है तो जान माल का नुकसान कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। जिस तरीके की तस्वीरें हैं और जिस तरीके से हादसा हुआ है, इसमें बहुत कम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जानो माल का नुकसान इसमें हो सकता है। लेकिन भगवान से दुआ करते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये कह रही हैं कि यहाँ पर जानो माल का नुकसान। आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि भोपाल में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की ओर कूच किया है, लेकिन वहां भारी पुलिस बल तैनात हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में जुटी हुई है। पानी की बौछार यहां पर की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो यहां पर जमे हुए हैं। ये लोग आगे की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने अपनी ताकत दिखाई और यहीं पर इन सभी को रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछारों से रोका गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का हुआ, और आप देखिए
ये वाटर कैनन चलाई गई है, वाटर कैनन छोड़ी जा रही है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जो मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच कर रहे थे और यहाँ से एक कार्यकर्ता आगे न बढ़े, इसके लिए फिलहाल पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। भोपाल की सड़कों पर ये तस्वीरें बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है। बड़ा प्रदर्शन मुख्यमंत्री निवास की ओर जा रहा था। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन आज भोपाल में कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर के ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री निवास में होना था, लेकिन बैरिकेडिंग लगा के पुलिस के खिलाफ कार्यकर्ताओं को यहाँ रोका। उसके बाद तमाम लोग बैरिकेड में चढ़े थे, उनका जवाब दे गए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके बाद बीबी है, उसके बाद चौधरी है, जयवर्धन सिंह है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, तमाम लोगों को मिला वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पुलिस ने रोक दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से आगे नहीं जा पाए और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हंगामे के बीच वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पुलिस अभी भीड़ को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन के साथ भोपाल आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का, लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीरें एक बार फिर से भोपाल की ही दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, आपको बता दें संसद में मर्यादा टूटी तो छलक पड़ी सभापति वेंकैया नायडू की आंखें। वेंकैया नायडू ने कहा कि कल जो कुछ भी सदन में हुआ उसकी निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। लोकतंत्र पवित्र मंदिर का मंजर देखकर रो पड़े राज्यसभा के सभापति। regarded as the temple of democracy, distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. बार बार समझाने पर भी न माने सांसद पर कराह उठा वेंकैया नायडू का दिल। राज्यसभा की ये तस्वीर देखिए, विपक्ष के सांसद हंगामे पर उतारू हैं। ऐसा लग रहा है मानो कल के हंगामे का ही एक्सटेंशन हो। एक तरफ कल की तस्वीर है, देखिए कृषि कानून के खिलाफ किस तरह रूल टेबल पर खड़े होकर रूल बुक हाथ में लेकर विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। हंगामे की अगुवाई कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा कर रहे थे और दूसरी तरफ आज की तस्वीर, सभापति के आसन के समीप जाकर नारेबाजी। ये सांसद कृषि कानून वापस लेने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। सांसदों के इस बर्ताव से राज्यसभा सभापति इतने आहत हुए कि उनका गला रूंध गया। The parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy, distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. संसद की मर्यादा तार तार होता देख सभापति सिसक पड़े, लेकिन विपक्ष अभी भी इस बात पर अड़ा है कि जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार कसूरवार है। लॉज को रिपील करना, 3 काले कानून जो है वो हमारे किसानों के हित में नहीं है। सारा देश कह रहा है वो कानून ठीक नहीं है, लेकिन सरकार ये कह रही है कानून अच्छा है, उसमें कमियां क्या है। कमियां तो हमने बता दिया, ब्लैक मार्केटिंग उसमें होती है, चंद लोगों के हाथ में ही पूरा सारा जमीन जाता है, बड़े बड़े लोग ब्लैक मनी उसमें डाल के जमीन खरीदते हैं, गरीब लोगों के पास जो जमीन है वो छीन लेकर मॉर्टगेज कर लेके तबाह और तंग कर देते हैं। अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे,
वैसा काम सदन में करे तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों की ये दलील सरकार के गले नहीं उतर रही। सरकार का कहना है कि ऐसे व्यवहार पर शर्मसार होने की जगह इसे सही ठहराना बिल्कुल अशोभनीय है। मूक दर्शक बन के पार्लियामेंट में सारी इनकी तानाशाही को झेलते रहें, बर्दाश्त करते रहें, और किसानों के हक में आवाज उठाने का हमें कोई राइट नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? उनको तो शर्म आनी चाहिए कि अब तक 8 महीने तक देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। मोदी जी कान में रुई डाल के घूम रहे हैं, पूरी की पूरी सरकार मुंह में कालिक लगा के घूम रही है, किसानों को मवाली कहती है। हम क्या करेंगे? हमारे बाप दादा जिन्होंने खेती किसानी की वो लोग मवाली हैं? ये सुनेंगे हम लोग? तो इसलिए जो भी हम लोगों ने किया वो 100% सही किया। राज्यसभा में कृषि पर चर्चा स्वीकार की गई और चर्चा शुरू ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी, इनका जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा उसकी मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूं। इसी बीच खबर है कि राज्यसभा में हंगामे करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि जिन लोगों ने राज्यसभा में हंगामा किया था उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर विचार चल रहा है। उधर आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही स्थगित करने का ऐलान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर व्यवधान के कारण महज 22% उत्पादकता रही। सत्र के दौरान संविधान 127वां संशोधन विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए। कुल उत्पादकता 22% रही। 15 सरकारी विधेयक पुरस्तापित किए गए, 20 विधेयक पारित हुए। अन्य पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित संविधान 127 में सभी दलों की सहमति से सदन चला। ये आंकड़े शर्मनाक हैं। देश के चुने हुए नुमाइंदों से यही उम्मीद की जाती है कि जनता के हितों के लिए वो संघर्ष करें, लेकिन लक्ष्मण रेखा कभी लांघनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुद्दा ही भटक जाए। आज यही हुआ। किसानों की बात की जगह अब सांसदों के बर्ताव की चर्चा हो रही है। अशोक सिंघल और मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। दरअसल कल कृषि कानून को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया था। कांग्रेस इस बात से नाराज थी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उसके नोटिस को सदन के संज्ञान में लाए बिना और बगैर सहमति के ही चर्चा का समय कम कर दिया गया। ये देश की संसद के अंदर की तस्वीर है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन अंदर से आई तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने संसदीय मर्यादाओं को तार तार कर दिया। आप देख सकते हैं कि विरोध के नाम पर कैसे राज्यसभा के अंदर हंगामा हुआ, कैसे सियासी शिष्टाचार की लक्ष्मण रेखा को लांघा गया। ये नारेबाजी, ये हंगामा, ये संसद का अपमान नहीं तो क्या है। केंद्र सरकार का आरोप है कि विपक्ष की मांग पर राज्यसभा में किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। वक्त भी तय हो गया था, लेकिन चर्चा की बजाय विपक्ष ने हंगामा किया। रिपोर्टिंग बेंच को तोड़ने की कोशिश की गई, रूल बुक को उठाकर फेंका गया। सरकार का सीधा आरोप है कि कांग्रेस मुद्दों पर बहस नहीं बल्कि हंगामा चाहती थी। बड़ा बड़ा जो बुक्स था, रूल बुक्स, राज्यसभा एटवर्क के सब बुक चेयर के ऊपर फेंका गया, सदस्यों को ऊपर फेंका गया। ऐसा व्यवहार, माननीय धर्मेंद्र जी भी इधर है, तोमर साहब भी इधर है, मैं भी 17 ईयर से इस पार्लियामेंट में हूं। ऐसे व्यवहार हम कभी भी नहीं देखा है। 10 वर्ष मैं पूरा अपोजिशन में था। तो आई स्ट्रांगली कंडेम, मैं कटु से कटु शब्दों में निंदा करता हूं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने उन्हें इसके लिए मजबूर किया, क्योंकि सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती है। सांसदों को सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। मैं कह रहा हूँ वो जेल करें भाई, सस्पेंशन तो बहुत छोटी है, जेल में भेजें हमें। हम जेल जाने को तैयार हैं,
हम कड़ी से कड़ी सजा भुगतने को तैयार हैं। जितनी देर ये अंधी और बोली सरकार ये किसानों के काले कानून वापस नहीं लेगी, हम इस संघर्ष से नहीं हटेंगे। राज्यसभा में कल जो कुछ हुआ, ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का उन्हें साथ नहीं है। पक्ष के व्यवहार को देखिए, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? हु इज रिस्पांसिबल? व्हाई अपोजिशन हैड टू गो टू सच एन एक्सटेंट? स्पष्ट स्टैंड है कि हम लोग इस बिल के पक्ष में हैं और हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने ऑलरेडी इस बात का स्टेटमेंट दिया हुआ है और उन्होंने कहा कि हम इसको पास कराने के लिए उसके पक्षधर में। और कल देखिए, हम लोगों की पार्टी जो है डिसिप्लिन्ड पार्टी है, हम लोगों की पार्टी इन सब चीजों में नहीं लगती। कभी भी हम लोगों ने इस तरह कार्य नहीं किया और न ही आगे करने का काम कभी हम लोग करेंगे। है कि संसद में अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी अग्रभूमि के पक्ष में ना खड़ा हूं, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बहुत आवश्यक है। तोमर साहब तो कृषि मंत्री है ना, वो कौन सी बातचीत कर रहे हैं? 9वें महीने में किसान आंदोलन प्रवेश कर गया, वो कौन सी गरिमा का निर्वहन कर रहे हैं आप? आईना देखना चाहिए। जो हुआ वो कतई उचित नहीं था, लेकिन जो हो रहा है हमारे किसानों के साथ वो कतई ग्राह्य हैं। लेकिन कल जो कुछ सदन में हुआ उसको आप सही मानते हैं? मैंने कहा कि उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा, लेकिन संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं की दुहाई देने से पहले ये बेहद आवश्यक है, इस सरकार को अपने अहंकार और गुरूर के आईने में एक बार झांकना चाहिए कि गर्मी, सर्दी, बरसात वो बैठे हुए हैं और आपके कान पर जू नहीं रेंग रही। सरकार और विपक्ष में आर पार की सियासी लड़ाई छिड़ गई है और अखाड़ा संसद बना हुआ है। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। ये ऐतिहासिक बिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक और उपलब्धि हुई है। ओबीसी समाज में जहाँ जहाँ पर भी कमी बेसी रह गई थी उसकी पूर्ति आज कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनको पूरा अधिकार दे दिया गया है, वो अपने वहाँ की लिस्ट को तैयार करेंगे। तो इस तरह से बहुत ऐतिहासिक कदम है और ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 50% से आगे आरक्षण हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जो बाकी पिछड़े वर्ग है उनको अगर आरक्षण देना है तो 50% की मर्यादा रखकर कैसे दे सकते हम? इसलिए शिवसेना ने, मैं और विनायक राउत जी ने, हम दोनों ने मिलकर एक अमेंडमेंट दी थी। उस अमेंडमेंट को उन्होंने स्वीकारा नहीं है। अब रही बात, चलो राज्य को मिल गया अधिकार, लेकिन राज्य कैसा करेगा? तो राज्य के लिए जो अनुमति चाहिए थी वो मिली नहीं है, इसलिए आधा अधूरा बिल है। जो ओबीसी के हक के लिए बिल लाया गया है उसका हमने समर्थन किया है, लेकिन जो एक मामला लटका हुआ है बहुत दिन से, सरकार डरी हुई है कि जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं कर रही है। उसकी डिमांड हमने की है और हम चाहते हैं कि जो अगला सेंसस हो उसमें कास्ट सेंसस होना चाहिए। इस दिशा में मोदी जी ने ओबीसी की स्टैंडिंग कमेटी बनाई। एससी की थी, माइनॉरिटी की थी, एसटी की थी, लेकिन ओबीसी की नहीं थी, जो बहुत बड़ा वर्ग है। एससी कमीशन बहुत पावरफुल होता था, ओबीसी कमीशन दंतहीन शक्तिहीन होता था। उसको संवैधानिक दर्जा दे करके भी एक उसको पावरफुल कमीशन बनाने का काम किया है।